हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंटैक्स के अगले क्रम में। आज की क्लास में हम बात करेंगे रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन की। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि सिंटैक्स के तहत दिए गए सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर्स सेंटेंस में कहाँ कहाँ दी जाती हैं, उनको हमें फाइंड आउट करके उन एरर्स को दूर करना। तो उसके लिए पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि सिंटैक्स में प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर्स कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो पहला रूल है, साधारण रूप से प्रीपोजिशन उस शब्द से पूर्व रखा जाता है। नॉर्मली जो प्रीपोजिशन है वो उस वर्ड से बिफोर प्लेस किया जाता है जिसको यह गवर्न करता हो। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि साधारणतः प्रीपोजिशन को उस वर्ड से पूर्व रखा जाता है जिसका वो संबंध बताता हो दूसरे नाउन से। तो जिसको यह गवर्न करता है और उसके बिल्कुल निकट इसका प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आइए देखते हैं। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा कि दैट पेन इज लाइंग। वो पेन जो पड़ा हुआ है, दैट पेन इज लाइंग, दैट पेन इज लाइंग। वो पेन पड़ा हुआ है। कहां पे पड़ा हुआ है? ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर। अब यहां पे फ्लोर को गवर्न कर रहा हमारा प्रीपोजिशन, तो ठीक उस फ्लोर के पहले हमारा यहां प्रीपोजिशन यूज हुआ है। तो यहां पे प्रीपोजिशन कौन सा यूज हुआ? ऑन। और कहां पे यूज हुआ है? उस वर्ड के पहले यूज हुआ है जिसको ये गवर्न करता है। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? दैट पेन इज लाइंग ऑन द फ्लोर। तो यहां पे ऑन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। और ये कहां प्लेस हुआ है, कहां यूज किया गया है? उस वर्ड से जस्ट बिफोर यूज किया गया जिसको ये गवर्न करता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दिया है कि ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। वो शौकीन है किसका? प्लेइंग का। तो यहां पे हम पाते हैं कि ही इज फॉन्ड ऑफ, ये प्रीपोजिशन हमारा यहां ऑफ यूज हुआ है और ये प्रीपोजिशन ऑफ हम उस वर्ड से पहले यूज किए हैं जिसको ये गवर्न करता है। तो ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, तो यहां पर प्लेइंग से पहले प्रीपोजिशन ऑफ यूज हुआ। तो ये तो कुछ एग्जांपल हुए इस रूल से रिलेटेड। आइए अब अगला रूल देखते हैं। अगले रूल में बताया गया है कि जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना हो तो अंडरस्टूड रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो इसका प्रयोग अमूमन वाक्य के अंत में किया जाता है। वाक्य के लास्ट में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा दिया गया है कि दैट इज द बॉय, दैट इज द बॉय आई वाज स्पीकिंग ऑफ। ये वही लड़का है, दैट इज द बॉय, दैट इज द बॉय, दैट इज द बॉय, कॉमा आई वाज स्पीकिंग ऑफ, जिसके बारे में मैं बात, आई वाज स्पीकिंग, आई वाज स्पीकिंग ऑफ। और यहां पे हम देखते हैं कि स्पीकिंग ऑफ प्रोनाउन कहां पे यूज हुआ है? सेंटेंस के लास्ट में। तो यहां पे आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज द बॉय आई वाज स्पीकिंग ऑफ। तो यहां ऑफ का अर्थ whom से दिखाता है। ये वही लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये वही लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अगला एग्जांपल देखते हैं। व्हिच ऑफ दीज चेयर्स या व्हिच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन। दूसरा एग्जांपल दिया गया है, मान लीजिए व्हिच ऑफ दीज चेयर्स, व्हिच ऑफ दीज चेयर्स, व्हिच ऑफ दीज चेयर्स, व्हिच ऑफ दीज चेयर्स
व्हिच ऑफ दीज चेयर्स, इन चेयरों में से व्हिच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन, डिड यू सिट ऑन। यहां पे भी हम पाते हैं कि हमारा जो प्रीपोजिशन है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज हुआ है और किस वर्ड के नजदीक यूज हुआ है, जिस वर्ड को ये गवर्न कर रहा है, जिसके साथ रिलेशन बताता। तो यहां पे रूल कहा गया था कि अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्ट इसका कोई, तो व्हिच ऑफ दीज चेयर्स, किन कुर्सियों, मतलब इन कुर्सियों में से किस कुर्सी पर डिड यू सिट ऑन, तुम किस कुर्सी पर बैठे थे। ये कई सारी कुर्सियां पड़ी हैं, इन कुर्सियों में से कौन सी कुर्सी पर तुम सिट ऑन हुए या किस कुर्सी पर तुम बैठे। तो ये तो एग्जाम्पल हुए इस रूल के अकॉर्डिंग। आइए अगला रूल देखते हैं। जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा दैट यूज हुआ है, तो जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दैट, जिसका अर्थ हुम हो, जिसका अर्थ किससे लग रहा हो, हुम से जिसका अर्थ निकल रहा हो, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता। उस कंडीशन में भी प्रीपोजिशन हमारे सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता। लेकिन कब, जब इस दैट का अर्थ हुम से निकले या जिसके किसके बारे में बात की गई है, तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रीपोजिशन यूज होगा वो सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है, दिस इज द मैन दैट वी आर वेटिंग फॉर, या दिस इज द मैन, ये दिस इज द मैन, दिस इज द मैन that we are waiting for, that we are waiting for, that we are waiting for। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ भी हमारा प्रीपोजिशन जो है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज हुआ है। तो दिस इज द मैन दैट वी आर वेटिंग फॉर, ये वही इंसान है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, या ये वही इंसान है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, हेयर इज द वॉच, हेयर इज द वॉच, हेयर इज द वॉच दैट यू हेयर इज द वॉच that you asked for, that you asked for, जिसके बारे में तुमने पूछा था, ये वही, या हेयर इज द वॉच, यहाँ ये रही वो घड़ी, या यहाँ है वो घड़ी, दैट यू आस्क्ड फॉर, जिसके बारे में तुमने पूछा था। यहाँ भी हम पाते हैं कि प्रीपोजिशन जो है ये हमारे सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। तो रूल के अकॉर्डिंग फिर से देख लेते हैं कि जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दैट, अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो, दैट, जैसे दिस इज द मैन दैट, तो यहाँ प्रीपोजिशन जो हमारा प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट दैट है, जिसका अर्थ हुम के लिए निकले, या जिसका, जिसकी, जो, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे दिस इज द मैन, ये वही इंसान है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, या हेयर इज द वॉच, ये रही वो घड़ी है, यहाँ है वो घड़ी, दैट, जिसको यू आस्क्ड फॉर, ये जिसके बारे में तुमने पूछा था, ये रही वो वॉच है, यहाँ है वो वॉच जिसके बारे में तुमने पूछा था। आइए अगला रूल देखते हैं। जब किसी इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब पता है आपको, ट्रांसिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और इंट्रांसिटिव वर्ब वो होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, या बिना ऑब्जेक्ट के ही वर्ब उस सेंटेंस के भाव प्रकट करने में सक्षम होती हैं। तो जब किसी इंट्रांसिटिव वर्ब को ट्रांसिटिव या प्रीपोजिशनल वर्ब बनाना हो, तो प्रीपोजिशन को इसके साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम्ड एट हिम, आई एम्ड एट हिम, एट हिम। तो यहां पर आई एम्ड,
यहाँ पर एम्ड, मैंने आई एम्ड, तो एम्ड ऐसी वर्ब है कि अगर यहाँ ऑब्जेक्ट ना भी होगा तो ये सेंटेंस अपना अर्थ प्रकट करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पे ये एम्ड जो है ये कैसी वर्ब है? इंट्रांसिटिव। तो आई एम्ड, और ट्रांसिटिव या प्रीपोजिशनल वर्ब बनाना हो, वर्ब तो हमारी कैसी है? ट्रांसिटिव, लेकिन हमको इसे बनाना क्या है? या तो हम इसको ट्रांसिटिव वर्ब बनाना है, दी गई वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब अगर बनाना हो, या प्रीपोजिशनल वर्ब बनाकर इसका यूज करना हो, तो प्रीपोजिशन को इसके साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं। तो जो प्रीपोजिशन हमारा यूज हुआ एट, तो उसको इसी के साथ मिलाकर यूज कर दिया गया। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा? आई एम्ड एट हिम। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, ही लुक्ड इनटू द, मान लीजिए सेंटेंस है ही लुक्ड इनटू द मैटर, इनटू द मैटर। यहां भी हम पाते हैं कि दिए गए सेंटेंस में वर्ब जो है वो हमारी कैसी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब। और उस इंट्रांसिटिव वर्ब को जब हमें ट्रांसिटिव वर्ब बनाना होता है या उसे प्रीपोजिशनल वर्ब बनाकर पेश करना होता है या प्रीपोजिशनल वर्ब के रूप में प्रयोग करना होता है, तो प्रीपोजिशन को उसके साथ मिलाकर यूज कर लिया जाता है। और यहाँ पे हमारा क्या प्रीपोजिशन यूज हुई है? लुक्ड इनटू द मैटर। तो इस तरह ये कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के बेसिक पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाने का प्रयास किया है कि प्रीपोजिशनल या प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर्स या प्रीपोजिशन कैसे सेंटेंस में यूज की जाती हैं। तो आइए अगला रूल देख लेते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब तथा उसके ऑब्जेक्ट के बीच प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। तो कहने का अर्थ हुआ कि दिए गए सेंटेंस में अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब जो है वो ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव मतलब ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होता तब तक वो अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पाती, वो क्या कहलाती? ट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती? कि ऐसी वर्ब जिससे ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो अपने में सक्षम होती है अर्थ प्रकट करने के लिए। तो यहां रूल क्या कहता है कि ट्रांसिटिव वर्ब तथा उसके ऑब्जेक्ट के बीच, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब आई है और उसका ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांसिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता। अगर कहीं ट्रांसिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच कोई प्रीपोजिशन प्लेस किया गया है तो वो सेंटेंस में प्रीपोजिशन रिलेटेड एरर है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है नंबर 1, ही टाट मोहन स्टडे। एग्जाम्पल है, मान लीजिए ही टाट मोहन स्टडे, उसने कल मोहन को पढ़ाया। अब यहां पे हम देखते हैं अगर टाट के बाद टू यूज कर देंगे हम, तो टाट हमारी कैसी वर्ब है? टाट हमारी है टीच की सेकंड फॉर्म टाट आई है, और टाट हमारी कैसी वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब। तो अगर ट्रांसिटिव वर्ब और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आया है उसके बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो वो सेंटेंस प्रीपोजिशन रिलेटेड एरर उसमें मानी जाएगी। तो जब एरर दी जाती है तो सेंटेंस कैसे दे दिया जाता है? ही टाट टू मोहन स्टडे। तो देखने में हमको लगता है सेंटेंस ही टाट टू मोहन स्टडे ठीक ठाक तो लगता है, लेकिन वास्तव में वहां जो टाट के बाद टू लगा होता है वो प्रीपोजिशन रिलेटेड एरर होती है। तो याद रखिए कि ट्रांसिटिव वर्ब तथा उसके और ट्रांसिटिव वर्ब और उसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट से पहले कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला रूल क्या है कि गुण अथवा कारण का भाव प्रकट करने के लिए जब सेंटेंस में कोई गुण प्रकट किया गया हो या कोई रीजन प्रकट किया गया होगा तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ यूज करते हैं, ना कि फ्रॉम। होता क्या है कि दिए गए सेंटेंस में गुण या
आपका गुण या कोई रीजन प्रकट किया जाता है और प्रीपोजिशन वहाँ फ्रॉम लगा दिया जाता है। तो देखने में तो हमें ठीक ठाक लगता है सेंटेंस, लेकिन वो प्रीपोजिशन रिलेटेड एरर होती है। तो याद रखिए कि जब सेंटेंस में गुण या कारण के भाव प्रकट किए जाएं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन हमें ऑफ यूज करना है, ना कि फ्रॉम। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं तो हमारी चीज़ें समझ में आएंगी। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, सम चिल्ड्रेन डाइड ऑफ कॉलरा। Some children died of cholera. Some children died of cholera. तो यहाँ पे जब सेंटेंस में एरर दी गई होगी तो सेंटेंस ऐसे दे दिया जाता है कि some children died from cholera, कुछ बच्चे कालरा से मर गए। तो ये देखने पे तो हमें ठीक ठाक लगेगा, लेकिन वहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे सेंटेंस में तो हमें पता चलेगा कि किसी भी बीमारी से जब मरने की बात की जाए, या ये कह लो गुण या कोई उसमें कारण नजर आएगा, रीजन होगा, या कोई गुण नजर आएगा, या गुण या कारण को व्यक्त करने के लिए जब हम कोई प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो प्रीपोजिशन होता है ऑफ, ना कि फ्रॉम। तो इस तरह ये पहला एग्जाम्पल हुआ। आइए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपका दिया गया है, मान लीजिए सेंटेंस है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। मैं किसी चीज से नहीं डरता हूं, मैं किसी चीज से नहीं डरता। तो यहां पे हम पाते हैं कि अफ्रेड के बाद भी हमारा प्रीपोजिशन क्या यूज हुआ है, ऑफ, और यहाँ डाइड के बाद भी प्रीपोजिशन क्या यूज हुआ है, ऑफ। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी सेंटेंस में गुण या कारण का भाव प्रकट करने के लिए हमें कोई प्रीपोजिशन यूज करना होता है तो प्रीपोजिशन हम ऑफ यूज करते हैं, ना कि फ्रॉम। हाँ, फ्रॉम कहाँ यूज होता है, फ्रॉम वहाँ यूज होता है जहाँ पर चीज़ों को अलग होने का अर्थ प्रकट करें, या चीज़ों के पृथक होने के अर्थ में हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर हम प्रीपोजिशन टू यूज करेंगे। आइए अगला रूल देख लेते हैं। अगले रूल में कहा गया कि कभी कभी एम्फेसिस के लिए प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। वैसे तो अमूमन आपको बताया गया है कि प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले, नॉर्मली प्रीपोजिशन हमारा ऑब्जेक्ट से पहले यूज होता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि यदि हमें अपनी बात पे जोर देना हो, हमें अपनी बात पर बल देना हो, तो उस कंडीशन में हम प्रीपोजिशन जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद यूज कर लेते हैं। अगर हम प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं तो वहाँ हम अपनी बात पर बल देते हैं, या बात पर बल देना माना जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, एग्जाम्पल के तौर पर कि व्हाट आर यू लुकिंग एट। मान लीजिए दिया है व्हाट आर यू लुकिंग एट। यहाँ पे हम पाते हैं कि हमारा जो प्रीपोजिशन है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद या लास्ट में यूज हुआ है। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि व्हाट इज ही थिंकिंग ऑफ। व्हाट इज ही थिंकिंग ऑफ। यहाँ पे भी हम पाते हैं कि हमारे दोनों सेंटेंसेस में जो हमारा प्रीपोजिशन है वो लास्ट में यूज़ हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब हम चीज़ों में या दिए गए सेंटेंस में अपनी बात पर हमें बल देना होता है, जोर देना होता है, तो उस कंडीशन में, जैसा कि रूल में भी कहा गया, कभी कभी जोर देने के लिए प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। वैसे तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन यूज होता है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है जब हमें अपनी बात पर बल देना होता है, तो उस कंडीशन में हम प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट के बाद यूज कर लेते हैं। आइए अगला रूल देख लेते हैं। किसी यंत्र के साथ
जब हम किसी यंत्र के साथ कोई कार्य करने के लिए प्रीपोजिशन का हमें यूज करना होता है तो वहां हम प्रीपोजिशन विथ यूज करते हैं, ना कि बाई। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जिस यंत्र से भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ आपका संपर्क बना होना चाहिए, संपर्क टूटना नहीं चाहिए। उस कंडीशन में आप यंत्र के साथ विथ का यूज करेंगे प्रीपोजिशन। जैसे ही कट हिज फिंगर विथ अ नाइफ, क्योंकि हाथ में चाकू था, उस चाकू से उंगली कटी है, तो यहां पर विथ का यूज करेंगे। आई किल्ड हिम विथ एन एक्स, मैंने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार डाला। तो इन दोनों कंडीशन में जो हमारा यंत्र है उसके साथ हमारा संपर्क बना हुआ है कार्य करने के दौरान, इसलिए वहां पर प्रीपोजिशन विथ यूज हुआ। तो रूल क्या कहता है कि किसी यंत्र के साथ कोई कार्य करने के लिए प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं, ना कि बाई का। और सेंटेंस में जब एरर देनी होती है तो हम जहां पे विथ यूज होना चाहिए वहां पे बाई लगाकर दे दिया जाता। तो देखने में तो हमें ठीक ठाक लगता, लेकिन वहां पे वो प्रीपोजिशन रिलेटेड एरर होती है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं इस रूल को। रूल क्या कहता है कि किसी यंत्र के साथ कोई कार्य करने के लिए प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग किया जाता है, ना कि बाई का। मान लीजिए हमारा सेंटेंस दिया हुआ है कि ही कट हिज फिंगर विथ अ नाइफ, ही कट हिज फिंगर, ही कट हिज फिंगर विथ अ नाइफ, विथ अ नाइफ, ही कट हिज फिंगर विथ अ नाइफ। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, आई किल्ड हिम, आई किल्ड हिम विथ एन एक्स, विथ एन एक्स, मैंने उसे कुल्हाड़ी से मार डाला है, एक कुल्हाड़ी से मैंने उसे मार डाला। तो यहां पर देखते हैं कि दोनों जगहों पर औजारों का या यंत्रों का यूज हुआ है, लेकिन दोनों कंडीशन में औजार या जो यंत्र हैं उनके साथ संपर्क टूटा नहीं है। चाहे वो चाकू से उंगली कटने की बात हो कि ही कट हिज फिंगर विथ अ नाइफ, उसने चाकू से अपनी उंगली काट ली, कोई काम कर रहा और गलती से चाकू लगा, उंगली कट गई। तो ही कट हिज फिंगर, उसने उंगली काट ली विथ अ नाइफ, किसके साथ? चाकू के साथ। तो यहां भी जो यंत्र है उसके साथ संपर्क बना है और वहां पर प्रीपोजिशन विथ यूज किया गया। दूसरे सेंटेंस में हम देख पाते हैं कि आई किल्ड हिम, मैंने उसे मार दिया है, मार डाला, विथ अ नाइफ, किसके साथ? एक कुल्हाड़ी से, अर्थात मारते हुए कुल्हाड़ी का संपर्क बना रहा हाथ से, इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन विथ का यूज किया गया है। अगला रूल देख लेते हैं हम। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, जैसा कि हमें छोटी क्लासेस में बताया गया है जब टेंस पढ़ाए गए हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज करते हैं समय को दिखाने के लिए, जबकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस कब यूज होगा? जब हमारे पास एग्जैक्ट समय दिया गया होगा कार्य जारी होने का या उसकी लिमिटेशन का, जब हमारे पास एग्जैक्ट समय होता है तो हम सिंस यूज़ करते हैं। वो एग्जैक्ट समय आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे 4 बजे से, जनवरी से, सुबह से, दोपहर से, ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है 4 दिन से, 5 माह से, 2 साल से, 2 घंटे से, 5 दिन से। तो ये क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, I have been waiting him, I have been waiting, I have been waiting him। हमने यहाँ पर यूज कर लिया फॉर। तो फॉर हमारा पीरियड ऑफ टाइम का प्रीपोजिशन है। तो फॉर 2 आवर्स कह लो, फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मान लीजिए इसी का दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। सेंटेंस मान लीजिए सेम यही है कि आई हैव बीन वेटिंग हिम। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं सिंस। तो सिंस के लिए अब हमको जो समय दिया गया होना चाहिए वो एग्जैक्ट होना चाहिए। तो सिंस 2 o'clock, सिंस आप कह लो 2 o'clock, 2 o'clock कह लो, या डिजिट में आप लिख सकते हैं, मंडे कह सकते हैं, संडे कह सकते हैं। जब
दिन का नाम दिया होगा तो वो भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ये कुछ रूल हुए जिनके माध्यम से हमने प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस में देखा कि सिंटैक्स के तहत प्रीपोजिशन कैसे सेंटेंस में यूज होते हैं। तो अगला रूल देखते हैं। कुछ शब्द जैसे बैरिंग, कंसर्निंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये ऐसे आदि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर दिए गए सेंटेंसेस में मान लीजिए ये दिए गए कुछ वर्ड्स आ जाएंगे तो इन वर्ड्स का प्रयोग करने के बाद फिर उस सेंटेंस में आप प्रीपोजिशन इनके बाद यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपका सेंटेंस है कंसिडरिंग योर एज, कंसिडरिंग योर एज, आई एक्सक्यूज यू, मतलब तुम्हारे उम्र के बारे में विचार करके आई एक्सक्यूज यू, मैं तुम्हें माफ करता हूं, या तुम्हारी उम्र को देखते हुए मैं तुम्हें माफ करता हूं। मान लीजिए एक और एग्जांपल है कंसीडरिंग योर हेल्थ, आई हैव टू से समथिंग, मतलब तुम्हारी हेल्थ को देखते हुए मुझे कुछ कहना है। आई हैव टू से समथिंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। किस बात को लेकर? तुम्हारी हेल्थ को गौर करते हुए, तुम्हारी हेल्थ के बारे में कंसीडर करते हुए मुझे तुमसे कुछ कहना। ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें अगर कंसीडरिंग आ जाएगा और आपका ड्यूरिंग आ जाएगा, इंक्लूडिंग आ जाएगा, तो इन वर्ड्स के बाद आप प्रीपोजिशन सेंटेंस में यूज नहीं करते। आइए अगला रूल देखते हैं। कुछ शब्द जैसे अमेज्ड हुआ, सरप्राइज्ड हुआ, लाफ्ड हुआ, एस्टॉनिश्ड हुआ आदि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग नहीं करते। तो यहां दिखा दिया गया है कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज होते हैं तो इनके बाद आपको प्रीपोजिशन एट का यूज करना है, न कि ऑन का। ये दिखा इसलिए दिया गया है कि अक्सर जब आपको सेंटेंस में एरर दी जाती हैं तो इन वर्ड्स के साथ ऑन लगा के दे दिया जाता है। तो पढ़ने में आपको लगता है सेंटेंस सही है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या, वहां पर प्रीपोजिशन रिलेटेड एरर छुपी होती है। तो इन चीज को आपको ध्यान रखना है कि जैसे अमेज्ड है, सरप्राइज्ड है, ये दिए गए जो वर्ड्स हैं इनके बाद आपको हर हाल में प्रीपोजिशन एट यूज करना है, ना कि ऑन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। मान लीजिए दिया हुआ है एग्जाम्पल हमारा सरप्राइज लाफ, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। वी should not laugh at others कर लो या at the poor कर लो। we should not laugh at others, हमें दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। इसी को आप लिख सकते थे we should not laugh at the poors। और मान लीजिए दूसरा सेंटेंस है he laughed at me। दूसरा सेंटेंस मान लीजिए है he laughed at me। तो यहां हम पाते हैं he laughed at me, ये दूसरा एग्जांपल है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हम ये पाते हैं कि हमारा जो लाफ के बाद एट यूज हुआ है, ना कि ऑन। वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, यहां भी लाफ के बाद एट यूज हुआ है। और ही लाफ्ड एट मी, यहां पे ऑन यूज नहीं हो सकता। जहां पे सरप्राइज्ड होगा, जैसे आई वाज सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, आई वाज सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर सरप्राइज्ड के बाद भी आपको एट यूज करना होगा। अमेज्ड जहां आएगा वहां भी उसके बाद आपको प्रीपोजिशन एट यूज करना होगा। एस्टॉनिश्ड होगा वहां भी आपको एट प्रीपोजिशन यूज करना होगा। तो जब ये वर्ड आएंगे तो आपको एट यूज करना है प्रीपोजिशन, ना कि ऑन। आइए अगला रूल देखते हैं। अंदर की अवस्था में स्थिरता प्रकट करने के लिए इन तथा
इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर जाने की अवस्था में गति का भाव स्पष्ट करता। कहने का मतलब जब कोई चीज स्थिर अवस्था में किसी दायरे के अंदर दिखाई जाती है तो वहां हम स्थिर अवस्था के लिए इन यूज करते हैं, जबकि जब कोई चीज प्रॉपर तरीके से ना जा करके एग्जैक्टली या इम्प्रॉपर तरीके से किसी चीज के किसी दायरे में दाखिल होती है तो वहां हम प्रीपोजिशन इनटू यूज करते हैं। तो जैसे तालाब में गिरना है, पेड़ से गिरना है या कुएं में गिरना है, ऐसी चीजों के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है कि आई वॉज वर्किंग इन माई रूम। I was working in my room. I was working in my room। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि मैं अपने कमरे में कार्य कर रहा था। यहाँ पे कमरे में स्थिरता को दर्शाया गया है, इसलिए प्रीपोजिशन इन यूज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है कि द frog jumped into a well। The frog jumped into a well। जो फ्रॉग था वो जम्प्ड कूदा इंटू अ वेल, एक कुएं में कूद गया। फ्रॉग जो था वो कुएं में कूद गया। तो इस तरह से इन और इनटू का प्रयोग आपने देख लिया। तो इन और इनटू का प्रयोग में यही डिफरेंस है कि इन हमेशा स्थिरता को दिखाता है और इनटू जो होता है वो मूवमेंट को दिखाता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनके थ्रू हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि दिए गए सेंटेंसेस में सिंटैक्स के तहत प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर सेंटेंस में कहाँ कहाँ दी होती। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।